आपने जवाब नीचे दिया था कि हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू बिकम डॉक्टर्स? ये मैं पूछता हूँ, कोई रीजन तो होगा। घर वाले फोर्स करते हैं, है ना? घर वाले बोलते हैं डॉक्टर बनना अच्छी चीज है ऐसा, या पीयर प्रेशर है, आपके आसपास के लोग बन रहे हैं तो आपको भी लगता है ये अच्छा चीज है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से बन रहे हो? डज इट एक्साइट यू? व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट दिस प्रोफेशन? अच्छा, द बिजीनेस अबाउट। मेरे को जब आप लोगों की उम्र में था तो मेरा पहला इंटरेक्शन या पहला एक्सपोजर टू मेडिकल प्रोफेशन केम थ्रू माय एल्डर ब्रदर। ही वाज इन मेडिसिन, वो मेडिसिन में थे। तो पहली बार मैं उनके मेडिकल कॉलेज गया एंड आई वाज 11th क्लास में था, मैं उनके मेडिकल कॉलेज गया। तो मुझे जो मेडिकल कॉलेज का माहौल लगा वो मुझे डिफरेंट लगा। इट वाज नॉट द सेम दैट वी हैड सीन व्हेन वी वर इन स्कूल। जैसे हम स्कूल में रहते थे या हमारे आसपास के जो डिग्री कॉलेजेस थे, उसके माहौल और इस माहौल में मुझे डिफरेंस लगी। मतलब इट वाज, अगर हम स्केल्स पे बोले या लेवल्स पे बोले तो मुझे लगा इट वाज अ नॉच अबव जो लेवल्स हमारी स्कूल्स में होती थी। सो वो मुझे एक्साइट करता था। आई डिडंट नो अबाउट कि ये कितना मजेदार होगा बाद में, ये वो मुझे नहीं पता था, बट मुझे वो द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट केम फ्रॉम द फैक्ट दैट वी वर अ स्केल अबव। तो जो मेरी अभी आज की थॉट प्रोसेस है या जो मेरे अभी आज की डेट में दुनिया को लेकर परसेप्शन है, ऑब्जर्वेशंस है, अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशंस है, उसकी लेवल से ऊपर है। सो मे बी दिस इज एन अ वे ऑफ ग्रोइंग अप, ये बड़ा होने का एक तरीका है। तो ये मेरे को फैसिनेट करता था, है ना? तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू व्हाट फैसिनेट्स यू। आपको ये लगता है कि ये ग्रोथ का तरीका है या नहीं? ये भी लगता है कि ऐसा ही है जैसे हम लोग 9 से 10th में आए, 10th से 11th में आए, 11th से 12th में आए, अब फिर मेडिकल प्रोफेशन इज द नेक्स्ट इवेंट इन इट, नेक्स्ट इवेंट इन दिस नेचुरल स्टेपिंग स्टोन जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा यहां तक पहुंच गए, अब आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि नहीं? आपको लगता है कि कुछ और भी? क्या लगता है? मेरी डॉटर भी आप ही लोगों की एज की है। माई डॉटर हैज जस्ट पास 12th, तो उसने नीट दिया। आई डिडंट वांट हर टू एंटर दिस प्रोफेशन, मैं नहीं चाह रहा था वो इस प्रोफेशन में घुसे। मैंने उसको काउंसिल किया कि मत घुसो इधर, बड़ा लंबा है। शी रिफ्यूज, बोले नहीं मुझे ठीक लगता है यही, मुझे इसी में आना है। बट शी वॉज प्राइमरली ड्रिवन बाय द फैक्ट, शी इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट शी सीज अ रिसर्च अपॉर्चुनिटी बिहाइंड मेडिसिन। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं। यस, दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. You have, as medical professionals, you acquire the knowledge to be able to save life. You may not be able to save lives, but you acquire the knowledge. आपके पास वो knowledge होती है जिससे आप लोगों की life save कर सकते हो. That's a very important thing. वो बहुत अच्छी चीज़ है. Earning money is important, no doubt. Having a successful career is important, but having the knowledge and the skills to operate at a level जहाँ पे हम लोगों की जान बचा सकते हैं, जहाँ हम लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको मोर फंक्शनल बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है. दैट ब्रिंग्स यू इनटू दिस प्रोफेशन. तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छा है. दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट शुड ब्रिंग यू इनटू दिस प्रोफेशन, क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट होगा जो बाकियों के पास स्किल सेट नहीं होगा और बहुत सारे प्रोफेशंस में नहीं होगा, है ना? बाकी स्किल सेट्स आप शायद एक्वायर कर पाओगे, बट ये बहुत डिफिकल्ट स्किल सेट एक्वायर करना है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, लंबा भी खींचता है, लेकिन डिफिकल्ट है स्किल सेट एक्वायर करना. अच्छा, ये स्किल सेट देता क्या है? व्हाट डज दिस स्किल सेट गिव यू? इसका एडवांटेज क्या है स्किल सेट का? वन, सेटिस्फैक्शन. चलो, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा वो है, डाइसी वर्ड है मुझे लगता है 11th-12th के लिए. डाइसी इन द सेंस कि रिलेटिव वर्ड है ना, सेटिस्फैक्शन रिलेटिव वर्ड है. इट अलाउज यू द फ्रीडम, द चॉइस टू डू वट एवर यू वांट टू डू. इस स्किल सेट की यू आर नॉट बाउंड, जिसको बोलते हैं ना, बंद नहीं होते हो आप लोग. जैसे आप इस स्किल सेट के साथ बाहर आओगे तो आपको मन करेगा कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम करना, आप जा सकते हो. मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, आप जा सकते हो. मुझे कहीं भी नहीं काम करना है, कहीं बैठ के दुकान चलानी है, वो भी बैठ के कर सकते हो. बिकॉज द पावर ऑफ दिस स्किल सेट इज इन योर हैंड्स. आपके हाथों में स्किल सेट का पावर है. वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ राइटिंग मेडिसिन, चाहे वो दवाइयाँ लिखने का इंटरेस्ट हो या सर्जिकल स्किल्स करने का, सर्जरी करने का, तो स्किल्स तो आपके हाथ में है. और इंडिपेंडेंस टू डू लाइज विद यू, आप ही के पास इंडिपेंडेंस है कि आपने क्या चूज करना है. बट बियॉन्ड स्किल सेट, जैसे मैंने पहले भी बात की, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय डॉटर, बियॉन्ड स्किल सेट इट अलाउज यू टू हैव द फ्रीडम टू नर्चर योरसेल्फ, ग्रो योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ द वे दैट यू इंटरैक्ट विद पीपल. होता क्या है ना, जब आप 18 साल के होते हो
या 16 साल के होते हो, 17 साल के होते हो, आप स्कूल्स में रहते हो, एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहते हो, एक छोटा सा 15-20 लोग होते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, टीचर्स होते हो, उसी के साथ ग्रो करते हो, है ना। फिर अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो अगेन यू विल हैव दैट नंबर ऑफ 100, 200, 300 पीपल दैट यू इंटरेक्ट विद इन अ क्लास, है ना। तो 200 लोगों का इंटरेक्शन आपके साथ होगा। तो 200 लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग को उसको समझोगे, इंटरप्रेट करोगे, या उसमें से कुछ इम्बाइब कर लोगे, अच्छा ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। बट इस प्रोफेशन में क्या है, द नंबर ऑफ पीपल दैट यू इंटरेक्ट विद, द टाइप ऑफ पीपल दैट यू इंटरेक्ट विद, the situations wherein you interact with, जिन situations में आप interact करोगे, the pressures under which you interact are immense, है ना। एक तो मरीज जब देखोगे तो हजारों देखोगे, वो मरीज किस हालात में आपके पास आया होगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी ऑफ इट, जैसे हम लोग बोलेंगे सिर्फ बीमारी को लेकर किन हालात में आया होगा, वही नहीं होगा, बट बाकी हालात उसके आसपास के कैसे होंगे, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे होंगे, उसके फिजिकल कंडीशंस कैसे होंगे, उसके फैमिली कंडीशंस कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें आपके जो अप्रोच उसको बदल देंगे, जो आप जनरली नहीं देख पाओगे। मैं एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आजकल मेरे फादर अभी सिक हुए, तो ही वाज पिक्ड अप विद, उनको डायबिटीज़ था, और डायबिटीज़ की एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, मतलब किडनी फेलियर होता है डायबिटीज़ में, है ना। तो बड़े सालों से वो डायबिटिक थे, पिछले 20-25 साल से डायबिटिक थे, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा चले वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में जाएंगे, किडनी डिसफंक्शन में जाएंगे। एक दिन अचानक से उन्होंने एब्डोमिनल पेन कंप्लेंट की, तो हमने सोचा कि ये एब्डोमिनल पेन जो है ये भी उसी का एक मैनिफेस्टेशन होता है, उसको हम मेडिसिन में बोलते हैं यूरेमिक एब्डोमेन होता है, मतलब किडनी फेल कर जाती है, उसकी वजह से पेट में पानी भर जाता है, और पेट में पानी भरने की वजह से थोड़ा सा सूजिश हो जाती है, और उसकी वजह से दर्द होने लगती है। वैसा मोटा मोटी प्रिंसिपल था, ऐसा सोच के हमने सोचा। तो हमने सोचा व्हाट वी विल डू इज, हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, ले जाएंगे इनको और एक डायलिसिस कर देंगे, सो पेन विल सबसाइड। उसके बाद हम सोचेंगे आगे के डायलिसिस का क्या करते हैं। हम इनको हॉस्पिटल ले गए और एक रैपिड, मतलब जल्दी वाली डायलिसिस की, कि जल्दी जल्दी कर लेंगे पहले दिन। दूसरे दिन हमने कहा अच्छा रिपीट डायलिसिस करते हैं, क्योंकि जिसको भी बोला, जो सर्जन था वहाँ पे, उससे बात की, यार ये पेट में भी गड़बड़ हो रही है, आप इसको देख लो। तो उन्होंने बोला अच्छा रिपीट डायलिसिस करके देख लेते हैं एक बार। तो रिपीट डायलिसिस नेक्स्ट डे की, फिर भी पेन सबसाइड नहीं हुई, ठीक है। तो तीसरे बंदे को बोला फिर, भाई ये देख लो, ये पेन तो सबसाइड नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं साथ। तो हमने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में लगा कि ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला अच्छा एक सीटी भी कर देते हैं। अब जब हमने सीटी स्कैन किया तो हमको लगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो लार्ज इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन है, कहीं पे कुछ फंसा हुआ है, जिसकी वजह से इनको पेन एब्डोमेन हो रही है, दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो सुबह जैसे एक सीटी स्कैन किया, बट उसमें लगा ऑब्स्ट्रक्शन है, बट दिख नहीं रहा था ऑब्स्ट्रक्शन, वो कहाँ पे है, किस वजह से, वो दिख नहीं रहा था। तो शाम को उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला एक काम और करते हैं, एक हम लिक्विड डाई देते हैं, मतलब एक पीने के लिए इनको एक दवाई देते हैं, और उसको ट्रैक करते हैं वो कहाँ तक जाता है ना। 2 घंटे के बाद जब वो वही अटका हुआ है, तो हमने सोचा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसको खोलना पड़ेगा। अब ऑप्शन तो कोई नहीं है, तो पेट खोल के ही पता चलेगा अंदर में क्या है। सो वी प्लान फॉर सर्जरी नेक्स्ट डे, सुबह 9 बजे सर्जरी करते हैं। सो डायलिसिस स्टेट देयर, डायलिसिस वाला पोर्शन वही रहा। जो हम सोच रहे थे कि ये यूरेमिक किडनी है, मतलब डायलिसिस की किडनी डिसफंक्शन की वजह से किडनी में गड़बड़ है, वो भी वही रहा। हमने वी पुट हिम फॉर सर्जरी नेक्स्ट डे, खोल दिया। तो खोला तो एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने अपेंडिक्स के बारे में, है ना। और आप लोगों की किताब में मुझे लगता है उसको लिखता है वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना, ऐसे कुछ बोल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप, इसको रिमूव किया जा सकता है ना। जब बोलते हैं लोग अंटार्कटिका किसी को भी भेजते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड इज एन अपेंडिक्स, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो हम अपेंडिक्स क्या कर रहा था, वो पीछे से इम्पिंज कर रहा था, उसको दबा रहा था, छोटा सा ऑर्गन दबा रहा था, वो एरिया पूरा एक्टिव था, तो उस एक्टिविटी की वजह से वो उसको दबा देता था। अगर वो नॉन एक्टिव होता, इनर्ट होता, जैसे आप लोगों के एलिमेंट्स होते इनर्ट होता, तो वो उसको छोड़ देता, टच करता छोड़ देता, बट वो क्योंकि एक्टिव था, इन्फ्लेम्ड था, उसको साथ टच कर रहा था, और टच की वजह से उसको दबा रहा था, तो उसकी वजह से पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था। सो उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको
खोल दिया उधर से, हटा दिया, बस निकाला भी नहीं उसको, हटा दिया उसको, बीच में से काट दिया, जो जो कनेक्शंस बन रहे थे बीच के उसको काट दिया, अलग किया और ऑब्स्ट्रक्शन ठीक होगी। देन वी गॉट अगेन टू डायलिसिस, है ना, अब आगे फिर से डायलिसिस करेंगे और पेन वॉज रिलीव्ड। और मेरा कहने का मतलब है कि ये तो एक एस्पेक्ट था, द फैक्ट दैट ए सिंगल पेशेंट इन इटसेल्फ इज ए ह्यूज यूनिवर्स, एक अकेली चीज नहीं है, उसी के अंदर क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं है, ये एक एस्पेक्ट था पेशेंट का। अच्छा, हम लोग जब जैसे यहाँ पे करते हैं, हम लोग मरीज जब देखते हैं, या आप लोग जब अगर डॉक्टर बन गए तो हम लोग लिख देते हैं दवाई। अच्छा, उन 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 रफली 10-15 डेज में, 10-15 दिनों में क्या हुआ, उन 10-15 दिनों में मैंने एज अटेंडेंट काम किया, मैंने अटेंडेंट किया काम, मेरे बड़े ब्रदर हैं मेडिसिन में प्रोफेसर है यहाँ पे, उन्होंने एज अटेंडेंट काम किया, तो हमको लगा कि यार ये दुनिया तो डिफरेंट है व्हेन यू सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एन अटेंडेंट। जैसे वो बोलते थे ये करवाओ, अच्छा चलो हमारे दोस्त थे सारे हो जाते थे, बट अगर मैं अब सोचता हूँ कि मैंने किसी को बोला ये करवाओ तो उसके लिए कितना मुश्किल काम है, ये टेस्ट करवाओ, ये चीज़ करवाओ, ये टेस्ट अभी नहीं आया तो अभी फिर से भेजो इसको, या पेशेंट को मोबिलाइज करो, डायलिसिस के लिए ले जाओ, तो इट्स ए ह्यूज एक्ट, इट्स नॉट ए वेरी स्मॉल एक्टिविटी टू कैरी आउट। तो अगर आप इस प्रोफेशन को देखोगे तो ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज़ नहीं होती है, इसमें बाकी सारी चीज़ें होती है जो आपको दुनिया के एस्पेक्ट्स से को समझने में मदद करती है। सो इट डजंट लेट यू बी ए सिंगुलर इंडिविजुअल, जिसको मैं बोलता है एन इंडिविजुअल विद ए सिंगुलर माइंडसेट, सिंगुलर कॉन्सेप्ट, इट मेक्स यू एक्सपैंड योर होराइजन, आपका होराइजन बहुत बढ़ जाता है अगर आप इस प्रोफेशन में आते हो। प्रोबेबली मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए इस प्रोफेशन में आने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल विल मर्ज ना, हम लोग सारे विल गेट ओल्डर, प्रोफेशंस की यूटिलिटी वैल्यू हमारे लिए खत्म हो जाएगी ना। जैसे 70-80 साल 90 साल में हो गए तो यू विल सीज टू बी अ डॉक्टर और यू विल कंटिन्यू टू बी अ डॉक्टर, है ना, ऐसा तो नहीं ना होगा, छोड़ तो दोगे ना कभी काम, कभी ना कभी ये काम, या यू विल सीज टू बी ए इंजीनियर और यू विल सीज टू बी ए टीचर। बट द ग्रोथ दैट यू सी एज एन इंडिविजुअल इन दिस प्रोफेशन इज ह्यूज। द ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल मतलब जो अल्टीमेटली हम लोग की जो ह्यूमन कैपेसिटीज है उसको एक्सप्लोर करने की जो ताकत इस प्रोफेशन में है वो बहुत ज़्यादा है। सो द रीजन फॉर यू टू ज्वाइन this profession should not just be your ability to treat patients, not just be your ability to help patients, not just be your ability to earn money decently. ये बहुत important चीज़ है। This allows you to earn money decently, so you don't have to do wrongdoings to earn money, है ना, it allows you to earn money decently. हाँ, कोई होगा इधर उधर करेगा, but mostly it allows you to earn money decently, but it also allows you to grow as individuals. ये आपको बड़ा होने में मदद करता है, ये आपको क्राइसिस से जूझने में मदद करता है। आप जब बड़े होंगे, लाइफ में क्राइसिस आएंगी, सो दिस प्रोफेशन गिव्स यू मोर लर्निंग्स टू डील विद क्राइसिस दैन अदर प्रोफेशंस मे गिव यू। आप डिस्पाइट द अमाउंट ऑफ प्रेशर्स दैट मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव, आप देखोगे जितना प्रेशर्स इस सिचुएशन हमारे यहाँ होते हैं, यू विल सी देम बेटर एबल टू नेविगेट दोज प्रेशर्स, मतलब वो उन प्रेशर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके पास अवेलेबल जो एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी प्रोफेशंस में, है ना। बाकी प्रोफेशंस में जो अवेलेबल एक्सपीरियंसेस होती है लिमिटेड होती है, इस प्रोफेशन में अवेलेबल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये रीज़न होना चाहिए आप लोगों का इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए। अब आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो हॉस्पिटल का। तो अगर आपने हॉस्पिटल का राउंड करना तो विच प्लेसेस वुड यू लाइक टू सी? लैब्स 1। अब जो हमारी लैब्स और आपकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लैब्स में उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जो हमारी लैब्स होती है वो पेशेंट सेंट्रिक लैब्स होती है। पेशेंट सेंट्रिक लैब्स का मतलब होता है कि मरीज के टेस्ट कैसे होते हैं, मरीज की इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि ये बीमार है, ये ठीक है ना। या कुछ हमारे पास लैब्स है जो रिसर्च लैब्स है, और उनका फोकस भी वही है। उनका फोकस है कि मरीज के बारे में जानकारी देना, उसको यूज़ करना, उस जानकारी को, नॉलेज को यूज़ करना, और कल को उसी नॉलेज को इंटरप्रेट करके उसको अवेलेबल कराना दुनिया को। वो एक उसका लैब्स का हमारे यहाँ होता है। सो हमारी लैब्स इन ए सेंस नॉलेज क्रिएटिंग लैब्स नहीं है। जो मैं हमेशा मानता हूँ कि वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल, इस प्रोफेशन में ही ये लिमिटेशन है कि हम लोग नॉलेज क्रिएटिंग लैब्स नहीं बना पाए अभी तक। नॉलेज क्रिएटिंग लैब्स मतलब हुआ कि जो न्यू नॉलेज दे, जो दुनिया को न्यू नॉलेज दे। मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, बच्चों से भी पूछता हूँ,
व्हाट मेक्स कंट्रीज ग्रेट, है ना, एंड व्हाट मेक्स स्कूल्स ग्रेट, व्हाट मेक्स यूनिवर्सिटीज ग्रेट, व्हाट मेक्स स्टेट्स ग्रेट, क्या बनाता है एजुकेशन। बट एजुकेशन का कौन सा कंपोनेंट है? रिसर्च का कंपोनेंट ग्रेट बनाता है। नॉट एग्जैक्टली रिसर्च, हम न्यू नॉलेज क्रिएशन को बोलते हैं, ये नेशंस को ग्रेट बनाता है। बड़े बैंक्स ग्रेट नहीं बनाएंगे ना, बड़ा बैंक होगा मेरे पास, उससे ग्रेट नहीं बनेंगे। ग्रेट नेशंस बनते हैं या इंस्टीट्यूशंस बनते हैं इफ दे आर एबल टू क्रिएट न्यू नॉलेज, नई नॉलेज क्रिएट कर पाए। किसी भी फील्ड में अगर आप नई नॉलेज क्रिएट कर पाओ तो वो आपको ग्रेट बनाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा, हम लोग अपने प्रोफेशन में या अपने सेटअप्स में अभी न्यू नॉलेज क्रिएट नहीं कर पाए हैं, हमारे में उतनी कैपेसिटीज नहीं। वी हैव ए ह्यूज इंडस्ट्री एकेडमिक डिस्कनेक्ट बोलता हूं मैं इसको, मतलब जो हम पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, मॉडल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वो हम नहीं कर पाते हैं अभी भी। एकेडमिशियंस उसके बारे में सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं उसको, बट अगर हम उन्हें उसको कन्वर्ट करना हो इनटू यूजफुल टूल्स, हम नहीं कर पाते हैं। वो इंजीनियरिंग साइड वाले हमसे अच्छा कर लेते हैं, इस प्रोफेशन में वो एक लिमिटेशन है, वो हमसे अच्छा कर पाते हैं। वो बना भी देते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, उसको बेच भी देते हैं, कमर्शलाइज भी करते हैं, है ना। हम लोग उसको भी उतना नहीं कर पाए। सो दैट इज अ लिमिटेशन दैट आवर लैब्स हैव। बट मे बी जब आप लोग आओ इस प्रोफेशन में तो आप लोग उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है, वी हैव बेटर वे ऑफ ब्रिजिंग दैट गैप, हाउ डू वी टेक इट, है ना। अदरवाइज वी लार्जली रिलाई ऑन द नॉलेज दैट इज क्रिएटेड बाय अदर्स टू यूज इट, हम वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो लैब्स आपको ले जाएंगे, आपको हम जो हमारी बायोकेमिस्ट्री के लैब है वहाँ ले जाएंगे, आपको हम ले जाएंगे हमारे एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है जिसमें भी वही इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वहाँ ले जाएंगे, वो दिखा देंगे आपको। एक आपको पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स भी दिखा देंगे। बट जैसे मैंने कहा, बहुत आप एक्सपेक्ट करोगे इससे कि हमको कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी, तो शायद नहीं होगी। आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाएंगे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, और वहाँ लोग आपको बता सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स से क्या क्या होता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। ये एक सेंस में अच्छा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशन की पढ़ाई है वो ग्रेडेड पढ़ाई है। मतलब ग्रेडेड पढ़ाई का मतलब होता है कि अब मैं सीधे आपको एक पेशेंट पे आज की डेट में डाल दूं, आपने 12th किया है, आपने एंट्रेंस पास किया है, आपको सीधे पेशेंट पे डाल दूं तो वो अनएथिकल हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो ग्रेडेड पढ़ाई में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको 3 बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, है ना। एक उनको हम एनाटॉमी पढ़ाते हैं, विच इज़ कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है ना, वो हम दिखाते हैं। और ये हम लोग, एक तो साइमुलेशन लैब्स होती है हमारे पास, मतलब लैब होती है बनी, जो हम एक्चुअल बॉडी नहीं होती है, बॉडी के जैसे ही रेप्लिका होता है उस पर सिखाते हैं, एज वेल एज एक्चुअल बॉडी पे डेड बॉडी पे भी दिखाते हैं, दोनों होते हैं हमारे पास। सो एक साइमुलेशन लैब्स होती है और एक एक्चुअल डेड बॉडी होती है जिसपे हम दिखाते हैं, एंड वी आस्क देम टू ओपन दैट बॉडी, डेड बॉडीज को ओपन करते हैं। आज की डेट में बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गया, जब हम MBBS करते थे तो, जब मैं अपने टाइम की बात करता हूँ तो वी वर 6 स्टूडेंट्स ऑन 1 डेड बॉडी, ऐसे हम बोलते थे। तो हमारे पास एक टेबल होता था जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमी के टेबल्स होते हैं, डिसेक्शन टेबल बोलते हैं, वो होते थे, उसमें 6 स्टूडेंट्स हम लोग काम करते थे। उसमें से डिवीजन होता था ऐसे कि 3 बच्चे लोअर लिम्ब पे काम करते थे, मतलब टांगों पे काम करते थे, और जो 3 बच्चे होते थे वो अपर लिम्ब पे काम करते थे, तो बाजू पे काम करते थे। सो वी वुड ओपन इट अप। मैं बड़ी सुनाता हूँ अपनी डॉटर को ये कहानी ना, जब मैं उसको एक्चुअली डिस्करेज कर रहा था इस प्रोफेशन में घुसने के लिए, तब उसको कहानी सुनाता था। तो जब आप मसल्स को डिलीनिएट करते थे, जैसे लोअर लिम्ब के मसल्स होते थे, मसल्स है बेसिकली, ऊपर से जैसे स्किन है, फिर फैट है, फिर मसल्स हो गए ना। जब हम मसल्स को डिलीनिएट करते थे तो देयर इज अ नाइफ जो हमको दिया जाता था, नाइफ से हम उसको काट देते थे, फिर नाइफ का जो ब्लंट एंड होता था उससे कोशिश करते थे डिसेक्ट करने की, है ना, कि मसल्स को सेपरेट करे और आइडेंटिफाई करे कि ये मसल कहाँ से निकला है, कहाँ जा रहा है ना, ऐसा देखने की कोशिश करते थे। तो इवेंचुअली हम लोग ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब महीने के बाद लगा हम ये अच्छा प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। और कितना भी ब्लंट था ना वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो नाइफ का जो ब्लंट एंड होता है, कितना भी ब्लंट हो,
वो कहीं ना कहीं पियर्स कर ही देता था, वो आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, आपकी नर्व्स को काट ही देता था। हमको डर रहता था ये काट देगा, तो फिर हम क्या करते थे, हम उंगली डालते थे उसके। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज वन मसल, दिस वॉज अनदर मसल, वी विल डू इट लाइक दिस, सेपरेटेड आउट विद द फिंगर। तो डेड बॉडी ऑल इन फॉर्मलिन, फॉर्मलिन से उसका स्मेल आती थी, और हम लोग उंगली डाल के उसको करते थे, निकाल देते थे, वी विल सेपरेट आउट द मसल्स। और ये सबसे खराब क्यों होता था, क्योंकि इसमें बच जाते थे हमको, ये यूजुअली 10 से 1 के बीच में होता था, 10 to 1 वुड बी द सेशन ऑन एनाटमी, और 1:30 बजे हमारा लंच होता था। सो यू विल गो विद दोज हैंड्स, डर्टी हैंड्स, ऑफ कोर्स हाथ धोते थे हम लोग, सब कुछ कर लेते थे, बट वो ट्रस्ट मी, स्मेल रहती थी हाथ में, बट यू वुड गो बैक एंड ईट विद दोज हैंड्स ओनली, तो वापस उसी से खाना खा लेते थे। मेरा एक्सीडेंट हुआ फर्स्ट ईयर में, तो वन ऑफ माई कजिन्स केम, ही वॉज पोस्टेड इन कैलकाटा। मैंने जहाँ से MBBS की, उसका नाम है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स रांची में है, तो वो कैलकाटा में थे। तब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से आए कि मैं देख लेता हूँ इसको। सिंगल सीटर रूम्स होते थे हमारे, तो जैसे मसल तो आपने डिलीनिएट किया ना, बट आपको पता है बोन्स के बारे में पढ़ना है, तो बोन का सेट एक होता था। तब तो एक्चुअल ओरिजिनल बोन का सेट होता था, अब तो नहीं मिलते, अब तो उसके रेप्लिकाज मिलते हैं, मेड अप बोन्स मिलते। तब ओरिजिनल बोन सेट था, होता था, और उसको हम पढ़ते थे। अब तो एक हाथ में बोन पकड़ी हुई है, डेड बॉडी की बोन, और एक हाथ से आप चाय पी रहे हो, तो मतलब ये आदत हो जाती थी। तो व्हेन ही केम, और उसको मैंने बोला आप मेरे कमरे में सो जाना, मैं अपने फ्रेंड के साथ सो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ प्लान हुआ। तो ही कॉल माई फ्रेंड, उसको बोला कि यार एक तो पहले काम करो, ये उठा दो यहाँ हड्डियाँ, क्योंकि स्कल ऊपर से दिख रहा है, मुझे बड़ा डरा रहा है, तो इसको उठा दो यहाँ से, स्कल को, इसको हटा दो इस कमरे से। सो मेरा जो फ्रेंड है, ही इतना डिब्बा होता था, उसमें सारी बोन्स पड़ी, तो ही डिड वन थिंग, ही रिमूव्ड द स्कल फ्रॉम दैट रूम, और वो तब मेरे कज़न जो है, ही कुड स्लीप वेल इन दैट रूम, है ना। बट जब आप इस प्रोफेशन में आओगे तो आदत हो जाती है, सो यू गेट यूज टू इट। हैंडलिंग, जैसे हम लोग जब आप आते हो, ब्रेन को हाथ से हैंडल करते हैं, कैसे अलग करते हैं, सेपरेट आउट करें, इट बिकम्स ए नॉर्मल थिंग। सो ये एक चीज़ होता है जो एनाटमी आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है, बॉडी के स्ट्रक्चर्स में, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो इसके लिए आप साल भर पढ़ते हो पहले एनाटमी। फिर एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी आपको फंक्शनिंग के बारे में बताता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन कैसे करती है, हाउ डू द स्ट्रक्चर्स दैट यू स्टडी इन एनाटमी, उन स्ट्रक्चर्स जिनको आपने एनाटमी में पढ़ा हो, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, नॉर्मल कैसे करेगा और एबनॉर्मल अगर होगा तो कैसे करेगा, है ना। ब्रेन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग। अगर मेरे को बोला जाए तो सबसे डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग ब्रेन की होती है, मतलब ब्रेन को अंडरस्टैंड करना सबसे डिफिकल्ट होता है। रेस्ट ऑफ बॉडी के जो पार्ट्स है, दे आर मच सिंपलर टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू ब्रेन, है ना, ब्रेन के कंपेरिजन। बट फिजियोलॉजी आपको सब कुछ बता देती है, हाथ कैसे फंक्शन करेंगे, नर्व्स कैसे फंक्शन करेंगे, ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा, ऑर्गन्स डिफरेंट कैसे फंक्शन करेंगे, ये आपको फिजियोलॉजी बताता है। बट ह्यूमन बॉडी ना तो सिर्फ एनाटमी है ना फिजियोलॉजी है ना, ऐसा है ना, ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोगों को लगता है कि ये बहुत सिंपल चीज़ है ना ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटिफुली क्रिएटेड सिस्टम। अगर आप इसको एक, जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे ना, ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ते हो, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, तो ह्यूमन बॉडी को सबसे जबरदस्त बनाया गया है ऑर्गन सिस्टम में, और इतना डाइवर्स बनाया गया है कि मेरा जो सिस्टम है वो आपके जैसा मिलता भी होगा, है ना, फंक्शनली। मतलब आपके पास पानी पियोगे, जैसे आपके पास जो ब्रेन है, मेरे पास भी ब्रेन है, आपके पास भी हार्ट है, मेरे पास भी हार्ट है, बट उसमें अपने आप में बहुत डाइवर्सिटी है, एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। वो नेचर के साथ कैसे ये कनेक्ट करते हैं वो अलग होगा, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ फिजियोलॉजी या एनाटमी नहीं होती है, ह्यूमन बॉडी में केमिकल्स भी होते हैं ना, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। सो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटमी, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन 3 अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम सोचते हैं अच्छा इसको अब पेशेंट केयर में ले जाते हैं, ठीक है। एक उसके साथ ही हम करते हैं फर्स्ट ईयर में, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। हम करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन में हम क्या करते हैं, आपको ये तो आपने देख लिया एनाटमी फिजियोलॉजी, बट लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, डिजीज की एवोल्यूशन कैसे होती है, डिजीज कैसे होती है, उसके कारण कितने होते हैं,
लोगों के एक्चुअल लाइफ में से डिजीज कैसे हो जाती है। मतलब एक तो आपने मरीज देखा यहाँ पे होते हुए, बट ये डिजीज का कारण कहाँ से बना, चाहे वो घरों के कारण है, एनवायरनमेंट के कारण है, या बायोलॉजी के कारण है, वो कैसे इंटरप्ले करते हैं उसके लिए आपको कम्युनिटी मेडिसिन सिखाते हैं। तो उनको हम लोग फर्स्ट ईयर में जो ही हमारे पास आते हैं तो उनको गांव भी भेज देते हैं। उस गांव में उनके साथ हम कुछ बेसिक सी किट्स देते हैं और उनको फैमिलीज को बोलते हैं अडॉप्ट करने के लिए। इन फैमिलीज में वो जाते हैं, जैसे एक बच्चे को 3 फैमिलीज मिलती है, सो रफली 15 पीपल आर अंडर हिज केयर नाउ फॉर नेक्स्ट 3 years। 3 साल के लिए उसके अंडर में रहते हैं और उन 3 साल में उनके यहाँ कोई बीमार होता है, उनके बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ कैसे हो रही है वो देखते हैं। इनको जो हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स है वो मिलते हैं या नहीं मिलते, जैसे वैक्सीनेशन हो रही है, एल्डरली केयर मिल रहा है, वो सब देखते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हम क्लिनिकल पोस्टिंग्स करते हैं। तो उसके बाद आपको क्लिनिक्स में पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली डील करने दिया जाता है। डायरेक्ट डीलिंग का मतलब ये नहीं आप बैठ के स्टेथो लगा के देखोगे और आप दवाइयां लिखोगे। डायरेक्ट डीलिंग का मतलब है आप मरीज देखोगे, उसको समझोगे और अपने टीचर को उसके बारे में बताओगे। तो आप, जिसको हम बोलते हैं अंडर गाइडेड सुपरविजन, आप एक पेशेंट की बीमारी को इंटरप्रेट करते हो और अपने टीचर से बात करते हो कि ये इस मरीज की दिक्कत क्या है। तो आपके पास खांसी जुकाम का आया, आपने अपने टीचर को बोला ये खांसी जुकाम कर रहा है, 5 दिन से कर रहा है, 7 दिन से करता है, आपका टीचर आपको बताता है ये 5 कारण हो सकते हैं, ये 10 कारण हो सकते हैं। तो आपका काम है उसके बारे में पढ़ना और एक्सप्लोर करना है कि उन कारणों में सबसे कॉमन कारण क्या है। सो वी डोंट डायरेक्टली पुट एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को डायरेक्टली पेशेंट ट्रीटमेंट में नहीं डालते हैं, उसको सुपरवाइज लर्निंग में डालते हैं कि वो उसको पेशेंट से अंडरस्टैंड कर सके। अब ये इसलिए जरूरी है कि मैंने बोला पेशेंट जो होता है या इंडिविजुअल जो होता है वो रेप्लिकेबल नहीं होता। रेप्लिकेबल का मतलब है कि मैं और आप एक जैसे नहीं हो सकते, वो डिफरेंट होंगे, हर कोई डिफरेंट होगा। द मोर नंबर ऑफ पीपल यू सी, द मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स यू सी, हायर इज द चांसेस दैट यू विल बिकम ए बेटर डॉक्टर, है ना। क्योंकि मैंने बोला रेप्लिकेबल नहीं होंगे तो एक जैसे तो होंगे नहीं, तो जितने ज्यादा देखोगे उतने बेटर डॉक्टर बनोगे, है ना। उतनी ज्यादा डिफरेंट सिचुएशंस को देखोगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो हम एनकरेज करते हैं उनकी वार्ड्स में, हॉस्पिटल में जाएं, उनकी पोस्टिंग्स होती है क्लिनिक्स में, वो मरीज देखते हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं एंड देन दे टॉक अबाउट इट। डायरेक्ट डीलिंग विद अ पेशेंट हैपन्स आफ्टर ट्रेनिंग, डायरेक्ट डीलिंग उसके बाद हो जाती है। सो वंस यू हैव फिनिश्ड योर MBBS, उसके बाद पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट डील कर सकते हो, उससे पहले नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ है तो पूछो। साइंस की मेरे लिए एक ही डेफिनेशन है, वो है इंक्वायरी। अगर आप सवाल पूछते हो तो आप साइंटिफिक थिंकिंग के हो, अगर आप सवाल नहीं पूछते हो तो आप साइंटिफिक थिंकिंग के नहीं हो। इसलिए सवाल पूछो, सवाल, है ना। इंडिया में अगर हमें न्यूरोलॉजिस्ट बनना है तो अभी तक उसकी कोई मतलब अच्छी फैसिलिटी तो है नहीं, तो फिर बहुत अच्छी फैसिलिटीज है न्यूरोलॉजी के लिए। अभी एक MBBS के टॉपर का इंटरव्यू आया था, उसने कहा था कि मतलब लाना चाहती है इंडिया में न्यूरोसर्जन बनने का वो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। हमारे पास न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन की किसी की ब्रांच के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है अक्रॉस द कंट्री। डिपेंड किस पे करता है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल फ्री विल पे, आप कितना उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कितना सीखना चाहते हो, कितना अच्छा काम करना चाहते हो, और वेदर यू आर गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज़, दोनों चीज़ें होती हैं। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, न्यूरो सर्जरी की आपने बात की ना, तो हमारे पास एक न्यूरो सर्जन है, आई विश ही वाज हियर, वो है नहीं, हैदराबाद गया, मैं मिला था आप लोगों से। यंग 45 साल का लड़का है, हैज़ कंप्लीटेड न्यूरो सर्जरी, केम टू अस इन 4-5 years, पिछले 4-5 साल में हमारे पास आया। और जिस लेवल की वो न्यूरो सर्जरीज कर रहा है, दे आर ऑफ इंटरनेशनल क्लास। छोटी मोटी, मतलब मैं नेशनल लेवल की भी नहीं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्लास की न्यूरो सर्जरीज कर रहा है। स्पाइन सर्जरीज तो ऐसी ज़बरदस्त कर रहा है वो कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि इस पार्ट ऑफ इंडिया में स्पाइन सर्जरीज वैसी आती हो। मतलब जितने आपने उससे, मुझे लगता है 60-70 स्पाइन सर्जरीज ऐसी कि जो पूरे स्कोलियोसिस वाले थे, पूरे टेढ़े थे, जहाँ जो बाहर भी नहीं लोग कर रहे थे, वो यहाँ आके उसने कर दिए। एंड रिजल्ट्स आर एक्सेप्शनली गुड। ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। यहाँ कुछ पिट्यूटरी ब्रेन की सर्जरीज की है उसने, बहुत ही ज़बरदस्त सर्जरीज की है, जिसके लिए उसको अक्रॉस द कंट्री आप लोग बुलाते हैं कि आप बताओ आपने की कैसे, आप तो करते हो, कैसे करते हो। सो जो ये कहना होता है कि फैसिलिटीज़ लिमिटेड है, ये आज की डेट में ये कहना बहुत सुपरफ्लस लगता है मुझे। आज की डेट में ये कहना कि फैसिलिटीज़ लिमिटेड है बहुत सुपरफ्लस है, क्योंकि आज की डेट में यू हैव
connect with the world which is bridged in a few seconds. ऐसा नहीं है कि जो आज की डेट में यूएस में अवेलेबल है, यूके में अवेलेबल है या यूरोप में अवेलेबल है, हमारे पास नहीं होगा, वो वैसे ही मिलता है। आपको वहाँ है तो यहाँ भी, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू यूज इट, आप कैसे उसको यूज करना चाहते हो, आप पे डिपेंडेंट है। आप उसको नहीं यूज करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं छोटा काम करूं, कम काम करूं, इतने मैं लिमिटेड हूं, तो आप नहीं कर पाओगे। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, इतना अच्छा सिस्टम है। पहले मुश्किल होती थी, पहले जो नई रिसर्च होती थी, नए एडवांसेस आते थे, वो हम तक पहुंचने में टाइम लगता था। अब वैसा नहीं है, अब वी कैन गेट इट द वे, आज कहीं आया तो नेक्स्ट डे हमारे पास आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ गया। मैं अपनी एग्जांपल्स देता हूँ। अभी जैसे हम कोविड के बाद की जो रिसर्च थी, कोविड को लेकर लॉन्ग कोविड की जो रिसर्च है, आज की डेट में अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनी उसको लेकर, तो उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। सो वट एवर इज हैपनिंग ऑन लॉन्ग कोविड अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में लॉन्ग कोविड को लेकर, मतलब कोविड की जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को लेकर जितना भी काम होता है वो सब उसमें डिस्कस होता है। तो अगर उसमें सब डिस्कस होगा तो जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सबको उसकी नॉलेज इक्वली अवेलेबल होगी। सो अगर आप में हिम्मत है, आप पे है कि मैंने एक्सप्लोर करना है, मैंने करना है इसको, तो आप कर सकते हो। लिमिट कोई नहीं है इसको। ये पता नहीं, मेरे को ठीक नहीं, मतलब मेरे हिसाब से ठीक आइडिया नहीं है कि वी हैव लिमिटेशंस। पिछले सालों से तो नहीं मैं कहूँगा मेडिकल फील्ड हैज़ लार्जली बीन इम्पैक्टेड बाय टेक्नोलॉजी। मतलब मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी का रोल सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब गेम चेंजिंग रोल है वो। मेडिकल फील्ड में मैंने बोला ना, हमारे पास जो लैब्स होती है वो लैब बहुत लिमिटेड होती है, पहले भी बोला। हमारे पास जो यूटिलिटी के काम है वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है। जब जिन लैब्स में आप जाओगे वो सारी टेक्नोलॉजी है। द लैब्स दैट यू गो, अभी जब बायोकेमिस्ट्री में जाओगे वो ऑटो एनालाइजर्स फॉर एग्जांपल यूज करते हैं, ऑटोमेटिक एनालाइजर्स, मतलब उसमें आप ब्लड सैंपल डालते हो वो आपको रिपोर्ट दे देते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी यूज है। या इवन जो आप जिससे बेसिक स्टेथो यूज करते हो वो भी इट्स अ स्मॉल फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। आप बीपी मेजरमेंट करते हो, इट्स अ स्मॉल फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। आप आजकल हम ग्लूकोमीटर यूज करते हैं, जैसे आपने वो घर में किसी का ब्लड शुगर होगा तो हम मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर यूज करते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। जितनी भी हेल्थ को लेकर एडवांसमेंट्स हुई, मैं बोलता हूँ जो हेल्थ में लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ जो थी ना हेल्थ में, उसको सबसे ज्यादा पुश किया टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी की वजह ही से ही आगे बढ़ी। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद हम लोग उतना प्रोग्रेस नहीं करते हेल्थ में जितना भी हमने किया है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिजीज, डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट ऑप्शन, सबको बदल गया टेक्नोलॉजी। और अभी एआई के आने से तो टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, स्केल चेंज हो गया। मतलब स्केल हुआ कि अगर मेरे पास उस टेक्नोलॉजी के यूसेज में मुझे मान लो 6 महीने लगते थे, एआई के आने से वो काम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में होने लगा। द स्केल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ एआई की वजह से। और आज की डेट में जैसे हम यूज भी करते हैं एआई को इसके लिए ट्रीटमेंट एज वेल एज डायग्नोस्टिक्स के लिए एआई को मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले हम लोग जैसे एक्सरेज लेते थे, है ना, एक्सरे मशीन में ले जाते थे, एक्सरे कर देते थे और उसको कोई टेक्नीशियन पढ़ लेता था या डॉक्टर पढ़ लेता था, इंटरप्रेट करता था कि ये इसमें एक्सरे में गड़बड़ है कुछ, ये तो जी समझ नहीं आ रहा है ना। तो आज की डेट में हमारे पास हैंड हेल्ड एक्सरेज आ गए हैं। हैंड हेल्ड एक्सरे मतलब आप हाथ में इतना सा एक्सरे होता है, उस हैंड हेल्ड एक्सरेज को पकड़ोगे और आप एक्सरे कर पाओगे और आप उसको एआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताएगी कि ये एक्सरे ठीक है या नहीं है। बट आप लोग क्योंकि मेरे से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे टेक्नोलॉजी को लेकर, द एल्गोरिथम्स आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हमको इसको फीड करना पड़ेगा, हजारों एबनॉर्मल एक्सरेज हमको फीड करना पड़ेगा, तब ये बेटर हो जाएगा। बट वी आर यूजिंग इट। एक टेक्नोलॉजी जिसकी हम लोग अपने यहाँ यूज करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे भी ये खांस रहा था, है ना, कोई भी खांस रहा होता है, तो हम लोग इस खांसी को इंटरप्रेट कैसे करें। तो इन्होंने एक कंपनी उन्होंने बनाया है कफ सिग्नेचर्स। हर एक खांसी अलग है। एक खांसी टीबी की खांसी है, एक खांसी इन्फ्लुएंजा की खांसी है, एक खांसी स्मोकर्स की खांसी है, ये अलग अलग खांसी है। तो आप कुछ नहीं करते हो, एक फ़ोन के सामने 10 सेकंड के लिए खांसते हो एंड द एआई टेल्स यू कि ये किस टाइप की खांसी है। ये टीबी की खांसी है
ये कोविड की खांसी है, किसी और चीज़ की खांसी है। अदरवाइज उसी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए हमको स्पूटम लेना पड़ेगा, मतलब उसकी थूक लेनी पड़ेगी, उसका जांच करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो एआई उसको ट्रांसेंड करना चाहता है, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको सर्कमवेंट करना चाह रहा है। हाउ गुड दीज टेक्नोलॉजीज आर, ये टाइम ही हमको बताएगा। बट मैं जो हमेशा बोलता भी हूँ कि वी शुड बी इन सिंक विद एआई, वी कांट फाइट एआई, उसके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, लड़ाई नहीं कर सकते एआई के साथ। तो हमको उसके साथ रहना पड़ेगा और उसको बेस्ट यूज कर लेना चाहिए एआई का फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, अपने फायदे के लिए। दुनिया में आज की डेट में रोबोट्स एक ही कंपनी बनाती है, दा विंसी करके कंपनी है, वही बनाती है जो सर्जिकल स्किल्स में रोबोट्स यूज होते हैं। अब उनको कितने इमेजेस फीड हुई है, कितनी कंडीशंस फीड हुई है, दैट विल डिसाइड कि वो क्या जवाब देगा, वो क्या करेगा इन अ पर्टिकुलर ये। अब उसके एल्गोरिथम में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी फीड हुई है, दैट विल डिसाइड हाउ यू विल रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लो जब मैंने मरीज को खोला, सर्जरी से खोला मैंने, और मुझे कुछ नई चीज दिखी, अगर मेरे एआई में, मेरे रोबोट में वो कॉम्प्लेक्सिटी फीड है तो उसको डील करेगा। लेकिन ब्रेन के साथ क्या एडवांटेज है? ब्रेन के साथ एडवांटेज है कि ब्रेन ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है, ऑटोमेटिकली ब्रेन अपने इंटरकनेक्शंस को फाइंड आउट करके उसको अपग्रेड करता है। एआई को उस लेवल में आने में टाइम लगेगा, जिसको हम बोलते हैं कि एआई विल अपग्रेड इनटू अ सिचुएशन वेयर इट मिमिक्स ब्रेन, ब्रेन के जैसा ही काम करेगा, खुद ही अपने आप को अपडेट कर देगा, खुद ही अपनी नॉलेज को इंप्रूव करेगा। जब वैसा होगा तो तब शायद बहुत अच्छा होगा। और आज की डेट में आई डोंट सी इट एट दैट लेवल, ये अपने आप को खुद ही इंप्रूव करे और खुद ही उन सिचुएशन से डील करे जो अराइज होती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ये प्रोफेशन मुझे जो लगता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत डिमांडिंग है, कॉम्पिटिटिव है, एंड एक्सेलेंस डिमांड करता है, एक्सेलेंस को खोजता है ना। और उस एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए, यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो शायद मैं जब उसको बोल रहा था मत करो, मैं चाहता था कि वो उस पाइप में ना जाए जहाँ पे, जिस पाइप से हम लोग गुजरते हैं, है ना। मतलब आई एम ड्राइवन, या पीपल अराउंड दिस प्रोफेशन आर ड्राइवन बाय, जैसे हमको तो पैसे मिलते ही हैं उतने, है ना, मतलब जैसे सर इनको भी है, हमको भी वैसे ही है ना। हमको मिल गई एक बार तनख्वाह, प्रमोशन होगी, बढ़ गया, पैसे उतने आएंगे। सरकारी में काम कर रहे हैं, पैसों का डिफरेंस बहुत नहीं पड़ेगा। बट एक पेयर रेकनिंग होती है कि हम लोग अच्छा है, अपने फील्ड में अच्छे हैं, वो पेयर रेकनिंग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, पेयर रेकनिंग की ज़रूरत। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जब आते हैं, या आप लोगों के जब जहाँ भी आप गए होंगे हॉस्पिटल में, या हमारे ही लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम वी पिक एंड चूज डॉक्टर्स, है ना। जैसे ये यहीं से हैं कांगड़ा से, इनको पूछोगे, ये इनको बोलोगे कि किस डॉक्टर को दिखाना, तो अच्छा मेडिसिन में इसको दिखाना है, सर्जरी में इसको दिखाना है, पीडियाट्रिक्स में इसको दिखाना है। यू पिक एंड चूज डॉक्टर्स, यू डोंट पिक एंड चूज इंजीनियर्स। अच्छा ब्रिज उससे बनवाना है, ये तो नहीं आप करते हो ना। बट इवन इन द गवर्नमेंट सेटअप, इन पिक एंड चूज डॉक्टर्स। अच्छा आज उसका ओपीडी है, आज उसी को दिखाना है ना। ऐसे ही करते हैं ना। लैब टेस्ट करवाना तो उस लैब में करना है, उसमें नहीं कराना है। सो समथिंग that has been tested over a period of time and something which has been proven to be better than others. तो एक पेयर रिकॉग्निशन और पेयर प्रेशर है कि हमको बाकियों से बेटर होना पड़ता है, और उस बेटर होने के चक्कर में आप रोज सुबह शाम हर तीसरे दिन स्लॉग करते हैं, बेटर होने की कोशिश करते हो, पढ़ते हो, रिपीट करते हो, अपने फेलियर से सीखते हो। तो ये अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, और एंड डिमांड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेडिकेशन। अगर आपको लगता है कि आप वाकई में ये आपके लिए अच्छा है, तो आपको ले लेना चाहिए, करना चाहिए, बिकॉज योर चांसेस ऑफ यूजिंग इट फॉर बेटरमेंट ऑफ योर ओन एज वेल एज फॉर अदर्स इज हायर, तब अगर आप लोग इसको कर सकते हो। बट एक और चीज मैं बोलता हूँ, लाइफ इज नॉट वेरी शॉर्ट। मुझे लगता था 12वीं में अच्छा दुनिया खत्म हो गया, अब यही खत्म है, अगर इस बार नीट मिला तो नहीं मिला तो हो गई खत्म। तो वैसा भी नहीं होता, नीट भी हो जाता है, उसके बाद पीजी भी हो जाते हैं, नहीं भी होगी तो कुछ नहीं होता है। यू कैन स्टिल कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली, अगर आप लोग का सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, अगर आपका दिमाग इंडिपेंडेंटली चलता है, अगर आप वो थॉट प्रोसेस है आपके अंदर। सो डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ इनटू इट। आपने उसको प्रेशराइज मत करना है कि मुझे, जितना आप रिलैक्स होकर इस चीज को अप्रोच करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्शन करके, बच्चों में काफी नॉलेज बढ़ा।
और मैं तो हिंदी से हूँ, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा आपसे कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी संभावना है, और आपने कहा कि मैं बच्चे को डिस्करेज कर रहा था